डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के वीडियो के लिए आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे, तो इसी वजह से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पे वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर 3 गैस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक गैस का नाम है एमोनिया, दूसरी गैस है नाइट्रोजन और तीसरी गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एमोनिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमोनिया एमोनिया इसका फॉर्मूला है NH3। सबसे पहले आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। ओके, और अब इसके बारे में सुनिए। एमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि बेसिक गैस है, यानी बेसिक इन नेचर है। जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के सब या तो एसिडिक है या तो न्यूट्रल है, लेकिन एमोनिया एक ऐसी गैस है जो बेसिक है। ओके, अगर मैं आपको ऑक्सीजन की बात करूं या हाइड्रोजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये न्यूट्रल गैस है। ये कौन सी गैस है? न्यूट्रल गैस है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ओके, और SO2, CO2, ये सब गैस जो है ये सब एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है। ओके, लेकिन एमोनिया सिर्फ एक ऐसी गैस है जो कि बेसिक है। ओके, तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि एमोनिया एसिडिक गैस है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो बोलिए क्या होगा? वेरी गुड, एमोनिया बेसिक गैस है। ठीक है, और एमोनिया तो एक बेसिक गैस है, इसी वजह से इसका टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट बीटर होगा। ठीक है, तो इट हैज़ बीटर टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट जो है वो बीटर है। बीटर माने आप लोग जानते ही होंगे, कड़वा। ओके, क्यों कड़वा है? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि एमोनिया एक बेसिक गैस है। ओके, दूसरी बात, इसका जो है स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है? तो इसकी स्मेल पंजेंट है, पंजेंट चॉकिंग, हल्क में चुभ जाएंगे। ठीक है, पंजेंट चॉकिंग, तो इसकी स्मेल पंजेंट चॉकिंग स्मेल है। अगर बोले कि एमोनिया की स्मेल कैसी है, तो पंजेंट, याद रहेगी, पंजेंट। ओके, हल्क में चुभने वाली ये गैस है। ओके, तीसरी बात, अगर इसका कलर पूछा जाए तो एमोनिया कलरलेस है। एमोनिया क्या है? कलरलेस है। ठीक है, एमोनिया कलरलेस गैस है, अमोनिया कलरलेस गैस है। ठीक है, चौथी बात, ये हवा से हल्की है या भारी? तो ये हवा से हल्की है, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। ओके, अमोनिया हवा से हल्की होती है। पांचवी बात कि ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है और हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, अमोनिया वाटर में NH3 हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एमोनिया पानी में तेजी से डिजोल्व हो जाता है। ओके, तो एमोनिया का टेस्ट बीटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है। जैसे साबुन के टेस्ट आप लोग देखे होंगे, मुंह में अगर गया हो कभी नहाते हुए या कपड़ा धोते हुए, तो एमोनिया का टेस्ट भी साबुन की तरह है, यानी उसको हम लोग बोलेंगे बीटर। ठीक है, बीटर टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि एमोनिया बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, एमोनिया की स्मेल कैसी है? पंजेंट चॉकिंग। ओके, पंजेंट स्मेल है। कलरलेस है या कलरफुल है? तो कलरलेस है एमोनिया। अमोनिया हवा से हल्की है या भारी है? अमोनिया हवा से बहुत ही ज़्यादा हल्की है। ओके, लाइटर देन एयर है। और एमोनिया पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? तो एमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल है, बहुत ही तेज़ी से डिजोल्व हो जाता है। ओके, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया। ठीक है, अब समझिए कि हम लोग लैब में एमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे लैब, यानी लेबोरेटरी, लैब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया NH3, लैब प्रिपरेशन ऑफ NH3। NH3 मतलब एमोनिया। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर पूछता है। तो एमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में कितने होंगे? 5। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, और NH3 है, NH3, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन होंगे 3, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये इसके साथ, और ये बाकी रह जाता है। तो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाकी रह जाता है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। ओके, अच्छा, अगर पूछा जाए कि लोन पेयर किसे कहते हैं, तो लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको हम लोग कहेंगे लोन पेयर। ओके, तो एमोनिया के कितने लोन पेयर है? वेरी गुड, एमोनिया के सिर्फ एक लोन पेयर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जिसका एक लोन पेयर है, तो एमोनिया क्या होगा, एमोनिया होगा NH3। ओके, एमोनिया के कितने लोन पेयर है, एक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एमोनिया हैज ओनली वन लोन पेयर, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, अमोनिया में सिर्फ एक ही लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, और एमोनिया में एक ही लोन पेयर होता है। तो देखिए एमोनिया जो है एक, मैंने क्या बताया कि बेसिक गैस है, बाकी जितने भी गैस है वो न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है, लेकिन एमोनिया एक बेसिक गैस है। तो एमोनिया एक बेसिक गैस यानी असासी गैस, यानी बांग्ला में उसको बोलता है खार। क्यों क्यों एमोनिया बेसिक गैस है, तो लेविस ने कहा कि एमोनिया के पास लोन पेयर है, इसी वजह से वो क्या है, वो बेसिक गैस है। ठीक है, लेविस के मुताबिक जितने भी कंपाउंड है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो क्या होंगे, वो होंगे बेसिक गैस। ठीक है, तो लेविस ने कहा कि एमोनिया के पास लोन पेयर है, इसी की वजह से वो क्या होंगे, वो होंगे बेसिक गैस। तो लेविस ने कहा कि जिसके पास भी लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, बेसिक गैस। तो अगर पूछा जाए आपको कि एमोनिया बेसिक गैस क्यों है, तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर की वजह से एमोनिया जो है बेसिक गैस है। ओके, देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में आर्हेनियस थ्योरी कि जो भी H+ आयन बनाते हैं या H3O आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, वो क्या होंगे, वो होंगे एसिडिक। और जो OH- आयन बनाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ओके, जो भी OH- देंगे वो क्या होंगे, वो होंगे बेसिक, वो होंगे बेस। ओके, यानी बेसिक होंगे। और जो भी H+ आयन बनाएंगे वो क्या होंगे, एसिडिक। इसी तरह से लेविस ने कहा कि जिसके पास भी लोन पेयर होंगे वो होंगे बेसिक। क्लियर है, जिसके पास लोन पेयर होंगे वो होंगे क्या, बेसिक। ठीक है, आर्हेनियस ने कहा जो H+ देंगे या H3O+ आयन देंगे वो होंगे एसिड, यानी वो एसिडिक नेचर रखेंगे। और जो OH- आयन देंगे वो होंगे क्या, बेसिक। ठीक है, तो लेविस ने कहा कि जिसके पास भी लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे बेसिक। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड वो क्या होंगे, वो एसिडिक होंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो ये नॉन मेटल है ही है। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो कार्बन के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक। और जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, जैसे CaO मेटल के ऑक्साइड है, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, वो होंगे बेसिक। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। याद रहेंगे आपको, मेटल के ऑक्साइड बेसिक। ठीक है, जैसे और मैं आपको बोलूँ ZnO जिंक ऑक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड है, तो ये क्या होंगे, बेसिक प्रॉपर्टी होंगे इसकी। ठीक है, तो ये बेसिक इन नेचर होंगे, ये भी बेसिक इन नेचर होंगे, और ये होंगे एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है और मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ NH3। ठीक है, तो कोई भी अगर एमोनियम सॉल्ट ले लेंगे, कोई भी अगर एमोनियम सॉल्ट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिएगा, अमोनियम सॉल्ट, कोई भी एमोनियम सॉल्ट लेने पर और उसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट कर दे कोई भी बेस से या कोई भी अल्कली से, ओके, अल्कली से इसका अगर रिएक्ट करे तो हमको 3 चीज़ मिलेंगे। एक मिलेंगे अमोनिया NH3, और मिलेंगे वाटर यानी H2O, और मिलेंगे हमको सॉल्ट। क्या मिलेंगे, सॉल्ट। कोई भी अगर हम लोग एमोनियम सॉल्ट लेते हैं और एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमको 3 चीज़ मिलेंगे, अमोनिया, वाटर, सॉल्ट। ओके, जैसे अमोनियम सॉल्ट कहें तो NH4 का कोई भी सॉल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड और एल्कली, जैसे एल्कली 3 एल्कली बहुत फेमस है, जैसे कि KOH, जैसे कि CaOH होल ट्वाइस, इसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब एल्कली है। ठीक है, तो एमोनियम सॉल्ट, कोई भी एमोनियम सॉल्ट के साथ किसी भी एल्कली को रिएक्ट करने पर 3 चीज़ मिलेगी, अमोनिया, वाटर, सॉल्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट कौन सा लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, और एल्कली यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो हमको कितने चीज़ मिलेंगे, 3 चीज़, अमोनिया मिलेंगे, NH3 मिलेंगे। ठीक है, NH3 मिलेंगे, और हमको क्या मिलेंगे, वाटर यानी H2O मिलेंगे, और हम लोग को क्या मिलेंगे, और हम लोग को मिलेंगे सॉल्ट यानी कि नमक मिलेंगे। तो नमक यहाँ पर क्या होंगे, Na और Cl यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम लोग
दूसरा कोई अमोनियम का सॉल्ट लेते हैं, जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये क्या है, ये अमोनियम का एक सॉल्ट है। इसके साथ दूसरे एल्कली ले लेते हैं, मान लिया कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, KOH। ओके, KOH ले लेता है। तो इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमको कितने चीज़ मिलेंगे, 3 चीज़ मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, अमोनिया यानी कि NH3, और क्या मिलेंगे, वाटर यानी H2O, और क्या मिलेंगे, नमक। यहाँ पर नमक क्या होंगे, K2SO4। क्या मिलेंगे, K2 पोटासियम सल्फेट, K2SO4। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर हम एल्कली को रिएक्ट करेंगे तो 3 चीज़ मिलेंगे, अमोनिया, वाटर, सॉल्ट। इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिए, इसको आप लोग अभी याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली को रिएक्ट किए तो हमको 3 चीज़ मिल गई, अमोनिया, वाटर, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या है, ये है नमक। और अमोनियम सल्फेट के साथ कोई भी अमोनियम का सॉल्ट लिए, अमोनियम सल्फेट ले लिए, तो KOH के साथ यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एल्कली के साथ रिएक्ट करने के बाद 3 चीज़ यहाँ पर भी मिली, अमोनिया, H2O और K2SO4। क्लियर है। अच्छा, तो लैब प्रिपरेशन में ये एल्कली KOH ये है, KOH और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एल्कली लैब प्रिपरेशन के लिए नहीं लिया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी में इसको यूज़ नहीं किया जाता है अमोनिया की प्रिपेयर के लिए, अमोनिया की तैयारी के लिए ये दोनों एल्कली को यूज़ नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये होता है डेलिक्वेसेंट। क्या होता है, डेलिक्वेसेंट। अब डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है, डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है ये एटमॉस्फेयर में आते ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी एटमॉस्फेयर के जो नमी है, जो वाटर वेपर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एल्कली को यूज़ नहीं किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो एल्कली है ये थोड़ा सा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये दोनों एल्कली क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसी वजह से ये दोनों एल्कली को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये डेलिक्वेसेंट होते हैं, दूसरी बात ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन से एल्कली को यूज़ किया जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन से एल्कली को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्कली को लेबोरेटरी में अमोनिया की तैयारी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लेबोरेटरी में हम लोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको रिएक्ट करेंगे, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया की तैयारी के लिए NH4Cl और किसका रिएक्ट किया जाता है, और किया जाता है CaOH होल ट्वाइस। इसको क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये डेलिक्वेशन नहीं होते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डेलिक्वेशन नहीं होते हैं, और ये चीप होता है। चीप का मतलब सस्ता, ये चीप होते हैं, ठीक है। इसको क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये डेलिक्वेशन होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो अमोनिया के तैयारी के लिए लैब में क्या यूज़ किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज़ किया जाता है, मैंने आप लोग बता दिया, क्योंकि ये चीप होते हैं और ये डेलिक्वेशन नहीं होते हैं। बाकी दोनों एल्कली को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो डेलिक्वेशन होता है और दूसरी बात वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करने पर हमको तीन चीज़ मिलेगी, क्योंकि अमोनियम का सॉल्ट और एल्कली को रिएक्ट करने पर 3 चीज़ मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी, अमोनिया, वाटर और सॉल्ट। तो यहाँ पर अमोनिया मिलेंगे यानी कि NH3 मिलेंगे, क्लियर है, NH3 मिलेंगे, प्लस क्या मिलेंगे, वाटर यानी H2O मिलेंगे, क्लियर है, प्लस क्या मिलेंगे, हम लोग को मिलेंगे नमक। नमक यहाँ पर क्या बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको स्लैग लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लैग लाइम। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं या स्लैग्ड लाइम। ओके, याद रहेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अमोनिया के प्रिपेयर के लिए लेबोरेटरी में किस रिएक्टेंट का यूज़ किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या मिलेंगे हमको, अमोनिया मिलेंगे, वाटर भापर मिलेंगे यानी H2O मिलेंगे, वाटर भापर में मिलेंगे यानी कि भाप के शक्ल में मिलेंगे, और हमको कैल्शियम क्लोराइड मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सब्लाइम करता है। सब्लाइम करने का मतलब कौन डायरेक्ट वापर फॉर्म में चले जाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये सब्लाइम कर जाता है। सब्लाइम का मतलब डायरेक्ट क्या कर जाता है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट अगर वापर स्टेट में चले जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो अमोनियम क्लोराइड क्या करते हैं, सब्लाइम कर जाते हैं, यानी कि ये सब्लिमेशन शो करते हैं। अगर पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सब्लिमेशन शो करता है या किसका सब्लाइम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रेशियो क्या ले जाता है अमोनिया की तैयारी के लिए, तो 3:2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो 3
और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का रेशियो 2। अब पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों ज़्यादा लिया जाता है, हाइयर रेशियो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्यों है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चीप होता है। पहली बात तो ये है कि ये चीप होता है। चीप का मतलब सस्ता, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये चीप होते हैं। और ये जो एमोनियम क्लोराइड है ये एक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा इसको लिया जाता है। अब इसको ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि ये तो सब्लाइम कर जाता है, ये कम पड़ जाएंगे, तो इसको ज़्यादा लेना चाहिए। इसको ही कम क्यों लिया जाता है, तो इसको ना ज़्यादा लेकर के हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये चीप होते हैं। अगर हम दोनों में से किसी की भी अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे, किसी की भी मिकदार को बढ़ा देंगे, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, तो रिएक्शन की स्पीड बनी रहेगी, यानी कि रिएक्शन की स्पीड घटेगी नहीं। तो रिएक्शन की स्पीड बने रहने के लिए हम लोग इसको ना ज़्यादा लेकर के इसको ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं ज़्यादा लेता, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है। इसको ज़्यादा क्यों लेता है, क्योंकि ये चीप होता है, और रिएक्शन की स्पीड बने रहने के लिए इसको हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हाइयर रेशियो क्यों लिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीप होते हैं और एमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्सपेंसिव होता है, वो महंगा होता है। ठीक है, और रिएक्शन में एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सब्लाइम कर जाता है, तो स्पीड बने रहने के लिए हम लोग एमोनियम क्लोराइड तो महंगा होता है, तो रिएक्शन की स्पीड बने रहने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को ज़्यादा लेते हैं। ओके, ठीक है। तो अब रेशियो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड का रेशियो क्या है, 3:2 है। ओके, आइए इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेबोरेटरी में अमोनिया की तैयारी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो क्या बनते हैं, अमोनिया, वाटर और सॉल्ट बनते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा सॉल्ट बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 क्लोरीन हो गया तो 2 नाइट्रोजन भी अब हो गया। देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर है 4, तो 2 4 जा 8, 8 और यहाँ पर 2 है, 8 और 2 कितना 10, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 और 2 8, तो और भी 2 चाहिए, तो यहाँ पर लगा लेंगे 2, तो 2 2 गुना 4, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 6, 4 6 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अच्छा कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, देखिए ऑक्सीजन 2। ओके, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग लैब प्रिपरेशन, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे लैब में अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ओके, तो देखिए मैंने डायग्राम बना लिया। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है। ओके, तो देखिए अमोनिया की प्रिपेयर के लिए टिल्टेड फ्लास्क लिया जाता है। ये है टिल्टेड फ्लास्क। ठीक है, टिल्टेड फ्लास्क, टिल्टेड फ्लास्क मतलब फ्लास्क थोड़ा सा बेंड होंगे। ठीक है, उतना यहाँ पर बेंड नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेंड होंगे। ओके, और रिएक्टेंट क्या लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट क्या क्या ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या ले लिए, एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या देंगे हम लोग को, 3 चीज़, एमोनिया, वाटर और क्या देंगे, और हम लोग को देंगे कैल्शियम क्लोराइड यानी नमक, CaCl2। ओके, ये 3 चीज़ देंगे। तो जैसे इसको हीट किया जाता है तो हमको एमोनिया, वाटर भापर यानी H2O और कैल्शियम क्लोराइड देंगे। ठीक है, तो इसको हीट करने पर ये एमोनिया और वाटर भापर यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एमोनिया और वाटर भापर रहेंगे। वाटर भापर H2O जो है ये हॉट होंगे तो ये भाप के शक्ल में होंगे। ठीक है, यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर NH3 और क्या होंगे, H2O होंगे, NH3 और H2O। और कैल्शियम क्लोराइड ये तो नमक है तो ये यही रहेंगे, ये भारी होंगे, ये यहीं पे रहेंगे। ठीक है, यानी CaCl2 ये यहीं पे होंगे। ठीक है, तो इधर से एमोनिया और वाटर भापर जाएंगे, एमोनिया और वाटर भापर यानी कि NH3 एंड H2O जाएंगे। ठीक है, NH3 H2O इस पाइप से होता हुआ यहाँ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ले लिए CaO, क्या ले लिए है, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पर हम लोग लेते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पर, यानी ये होता है ड्राइंग एजेंट। अगर पूछा जाए कि लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया में ड्राइंग एजेंट के तौर पर कौन काम करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये है ड्राइंग एजेंट। क्लियर है, कैल्शियम ऑक्साइड ड्राइंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो
NH3 के साथ H2O भी आता है वाटर भापर, तो वाटर भापर को ये क्या कर लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर भापर को जज्ब कर लेता है, ठीक है। तो बचता कौन है, NH3। तो NH3 जो है, NH3 जो है ये H2O को तो एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर भापर को कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचता है NH3। NH3 इधर से होता हुआ यानी हवा को नीचे हटा करके बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करके NH3 क्या होता है, ऊपर कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कौन कलेक्ट हो जाता है, NH3, ठीक है। यहाँ पर कलेक्ट हो गया NH3, ये क्या है, ये है NH3। तो इस तरह से हम लोग लैब में NH3 प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ड्राइंग एजेंट के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसको ही क्यों यूज़ किया गया, जबकि ड्राइंग एजेंट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी होता है और P2O5 भी होता है, ये भी तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी तो ड्राइंग एजेंट है, लेकिन इसको क्यों नहीं यूज़ किया गया, इसको क्यों नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि देखिए इसको इसलिए नहीं यूज़ किया जाता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमोनिया के प्रिपेयर में ड्राइंग एजेंट के तौर पर किसको यूज़ किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमोनिया के प्रिपेयर में कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों यूज़ किया जाता है, H2SO4 और P2O5 को ड्राइंग एजेंट के तौर पर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, CaO को क्यों यूज़ किया जाता है, H2SO4 और P2O5 और दूसरे ड्राइंग एजेंट को अमोनिया के प्रिपेयर में ड्राइंग एजेंट के तौर पर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये जो है H2SO4 और P2O5 ये है एसिडिक, यानी ये एसिड है, जैसे कि आप देख सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और ये भी एसिड होता है, ठीक है ना, ये भी एसिड होता है। तो अमोनिया, मैंने क्या बोला, अमोनिया होता है बेस, यानी वो बेसिक नेचर रखता है, तो अमोनिया है बेस और ये है एसिड, तो एसिड बेस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इसी वजह से H2SO4 और P2O5 को ड्राइंग एजेंट के तौर पर अमोनिया की तैयारी में यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। अगर पूछा जाए कि H2SO4 और P2O5 को ड्राइंग एजेंट के तौर पर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है अमोनिया की तैयारी में, तो आपको बोलना है कि H2SO4 और P2O5 जो है ये एसिडिक होता है, ये एसिड है और अमोनिया एक बेस है, तो रिएक्शन हो सकता है, इसी वजह से रिएक्शन हो सकता है नहीं, रिएक्शन हो जाएगा। इसी वजह से अमोनिया की तैयारी में H2SO4 और P2O5 को ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्यों किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ड्राइंग एजेंट के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर, यानी इसका नेचर बेस होता है, बेसिक होता है, ठीक है। मैंने आप लोग पहले ही बताया कि धात के ऑक्साइड जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, उसके बेसिक इन नेचर होता है, जबकि गैर धात के ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे SO2 ये एसिडिक इन नेचर होता है, CO2 एसिडिक इन नेचर होता है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि ये बेस होता है। मेटल के ऑक्साइड बेस होता है, तो ये बेस है, ये क्या है, बेस है। और एमोनिया क्या है, एमोनिया भी बेस है। क्या बेस रिएक्ट करेंगे, बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ड्राइंग एजेंट के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड को एमोनिया के प्रिपेयर में किया जाता है। ये दोनों को क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये एसिड है और एमोनिया एक बेस है, तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए ये सबको ड्राइंग एजेंट के तौर पर नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्यों किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, और एमोनिया भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो लोग मतलब एमोनिया और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये फ्लास्क टिल्टेड क्यों लिया जाता है, सीधा फ्लास्क क्यों नहीं लिया जाता है। तो देखिए अगर सीधा लिया जाए तो ये H2O जो है वाटर वेपर है, ये गर्म है, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो ग्लास में टच करने पर क्या होंगे, ग्लास ब्रेक हो जाएंगे, ग्लास क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए ये फ्लास्क जो है ये टिल्टेड लिया जाता है, ठीक है। कैसा लिया जाता है, टिल्टेड लिया जाता है, ओके। यानी कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर ये इट डज नॉट ट्रिकल बैक एंड ब्रेक द ग्लास, ओके। वाटर वेपर जो है वो ट्रिकल बैक ना हो, वापस ना आए और ग्लास को ना ब्रेक करे, इसी वजह से ये फ्लास्क जो है वो टिल्टेड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, टिल्टेड, ओके। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमोनिया को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो अमोनिया कलेक्ट किया जाता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, NH3 यानी अमोनिया, NH3 इज कलेक्टेड by
डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब क्वेश्चन आता है कि एमोनिया को बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों कलेक्ट किया जाता है। अगर पूछा जाए कि एमोनिया को कैसे कलेक्ट किया जाता है तो बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अगर पूछा जाए कि क्यों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर किया जाता है, क्योंकि एमोनिया हवा से हल्की होती है। क्योंकि एमोनिया एमोनिया हवा से क्या होता है, एमोनिया NH3 इज लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है। अच्छा, और एक क्वेश्चन के एमोनिया को बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के जरिए कलेक्ट किया जाता है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता, सॉरी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों नहीं किया जाता है, वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करके क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि इसलिए नहीं किया जाता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि एमोनिया जो है हाईली सोल्युबल इन वाटर है। मैंने पहले बोला आप लोगों को NH3 इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, इसीलिए एमोनिया को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के जरिए बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कलेक्ट नहीं किया जाता है। एमोनिया इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एमोनिया इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों, क्योंकि एमोनिया जो है एयर से लाइटर है, हवा से हल्की है। बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों नहीं एमोनिया को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि एमोनिया वाटर में हाईली सोल्युबल है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या अमोनियम नाइट्रेट को लेबोरेटरी में अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए तैयारी यूज़ किया जा सकता है, अमोनियम नाइट्रेट को अमोनिया की प्रिपेयर के लिए लेबोरेटरी में यूज़ किया जा सकता है, तो नहीं, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट जो है वो हीट पा करके क्या हो जाता है, वो हीट पा करके ब्रेक हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ये एक्सप्लोसिव होता है, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है, फट सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट को इसलिए लेबोरेटरी में अमोनिया की तैयारी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये हीट पाकर ब्रेक हो जाता है। यानी अमोनियम नाइट्रेट ये हीट पाकर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी ये डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, N2O में, और किसमें, और H2O में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करने से पहले ही ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने से पहले ही ये क्या हो जाता है, अमोनियम नाइट्रेट ब्रेक हो जाता है N2O में और H2O में, इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है अमोनिया की प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी में। किसको यूज़ किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को, ओके। और एल्कली कौन सा, एल्कली यूज़ किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि ये हीट पाकर ब्रेक हो जाता है N2O और H2O में, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए वेट नहीं करता है, ये पहले ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए वेट नहीं करता है, ओके। हम लोग क्या देखें कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करके लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए अमोनिया को और एक तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, मेटल नाइट्राइड के साथ, कोई भी मेटल नाइट्राइड, ठीक है। मेटल नाइट्राइड के साथ अगर हम हॉट वाटर को रिएक्ट करेंगे, गर्म पानी को, ठीक है, हॉट वाटर को रिएक्ट करेंगे, ओके, तो हम लोगों को मिलेंगे NH3 यानी अमोनिया, और हम लोगों को मिलेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके। तो अगर हम मान लें कि कोई मेटल नाइट्राइड ले लेते हैं, मान लें कि मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर ले लेते हैं Mg3N2, ओके, इसके साथ रिएक्ट करें अगर हॉट वाटर को यानी H2O को, हॉट वाटर, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करें तो हमको दो चीज़ मिलेगी, एक अमोनिया और एक क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग Mg3N2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की जगह अगर हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN और हॉट वाटर H2O, ठीक है, हॉट वाटर लेना है, तो रिएक्ट करने पर क्या बनेंगे, NH3 हमको मिलेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। तो हम लोग
अमोनिया को अमोनिया को और एक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मेटल हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके हॉट वाटर को। ओके, इस तरीके से भी हम लोग अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है, ये तरीका जो है, ये कॉस्टली होता है, इसी वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता है, ये कॉस्टली होता है। ओके, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो हम लोग मेटल नाइट्राइड और हॉट वाटर को रिएक्ट करके भी अमोनिया हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसेस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमोनिया जो है हाईली वाटर में सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत तेज़ी से डिजोल्व हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे, फील करेंगे, जानेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? टू डिमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर। ओके, चलिए उसको पढ़ेंगे, नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों पढ़ेंगे? टू डिमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ NH3 यानी अमोनिया इन वाटर। ओके, टू डिमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर, इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए जानते हैं कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसके लिए लिया जाता है एक इन्वर्टेड फ्लास्क, ये ले लिए इन्वर्टेड फ्लास्क। ठीक है, और यहाँ पर एक लिया जाता है ड्रॉपर। ठीक है, क्या लिया जाता है? ड्रॉपर। और एक लिया जाता है जेट ट्यूब, और इस ट्यूब को जो है एक टब में रेड लिटमस लेकर के डुबा देते हैं। ठीक है, रेड लिटमस लेकर के क्या करता है? डुबा देते हैं। ये रेड लिटमस यहाँ पर है, क्या है? रेड लिटमस। ठीक है, यहाँ पर है रेड लिटमस, ये है टब, ये क्या है? ये है टब। ठीक है, और ये है इन्वर्टेड फ्लास्क, इन्वर्टेड फ्लास्क। और ये क्या है? ये है टब, जिसमें अंदर क्या है? रेड लिटमस, रेड लिटमस। क्लियर है? रेड लिटमस। ओके, और ये है जेट ट्यूब, ये क्या है? ये है जेट ट्यूब, इसको बोलते हैं जेट ट्यूब। ठीक है, और ये कांच का होता है, किसका होता है? कांच का, जेट ट्यूब। क्लियर है? और ये है ड्रॉपर, ये क्या है? ड्रॉपर, ड्रॉपर। क्लियर है? और इसमें भरा हुआ होता है NH3, एकदम फुल्ली, पूरा, इसमें कहीं खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको पूरा NH3 से भर दिया जाता है। NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है, इसमें होता है वाटर, इसमें क्या होता है? वाटर। ठीक है, और यहाँ पर होता है क्या? रेड लिटमस। तो ये ड्रॉपर में होता है वाटर। इस ड्रॉपर को जैसे ही स्क्वीज करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वीज करते हैं। इस ड्रॉपर को स्क्वीज करने पर क्या हुआ? स्क्वीज करने पर ये इसको स्क्वीज अगर करेंगे, दबाएंगे, तो ये पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ठीक है, तो पानी निकलने पर यहाँ पर क्या है? NH3। ये NH3 इसमें क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि NH3 पानी में बहुत ज़्यादा जो है हाईली डिजोल्व हो जाता है, हाईली सॉल्युबिलिटी इन वाटर NH3 यानी अमोनिया। तो इसको जैसे ही स्क्वीज करेंगे ड्रॉपर को, तो अमोनिया क्या हो जाएंगे? NH3 स्क्वीज करने पर NH3 क्या होंगे? NH3 डिजोल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? NH3 वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। NH3 वाटर में क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे, या डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, डिजोल्व होने पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएंगे। डिजोल्व होने पर क्या होंगे? वैक्यूम क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वैक्यूम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होने पर यहाँ पर जो ये रेड लिटमस है, ये रेड लिटमस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होंगे? इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेंगे, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से रेड लिटमस जो है जेट ट्यूब से ऊपर की तरफ आएंगे, और ऊपर यहाँ करके ब्लू फाउंटेन की तरह हमको लगेंगे, ब्लू फाउंटेन। ठीक है, ब्लू फाउंटेन की तरह यहाँ पर हमको लगेंगे। अब ये रेड लिटमस यहाँ पर ब्लू क्यों हो गया? रेड लिटमस था, यहाँ पर ब्लू हमको दिखेंगे, ब्लू फाउंटेन हम लोग को दिखेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए दिख रहा है, पहले देखिए, पहले ये समझिए कि जैसे ही हम ड्रॉपर को स्क्वीज करते हैं, तो अमोनिया यहाँ पर जो है वो डिजोल्व हो जाता है, अमोनिया डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से रेड लिटमस जो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ब्लू फाउंटेन हमको दिखाई देता है। ब्लू फाउंटेन, रेड लिटमस ब्लू कैसे हो गया? क्योंकि अमोनिया जो है, अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है, और ये रेड लिटमस को अगर बेस से रिएक्ट करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 में, रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्लू। ठीक है, क्या बन जाएगा? ब्लू। तो ये जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ये दो रिजल्ट देता है। एक तो ये अमोनिया इज
एमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड एमोनिया हैज बेसिक प्रॉपर्टी इन नेचर। ओके, दो रिजल्ट देता है। क्लियर है? देखिए जैसे हम लोग इसको ड्रॉपर को स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पर जो भी एमोनिया वो डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने की वजह से यहाँ पर क्या पाया जाता है? वैक्यूम। यहाँ पर वैक्यूम होना इस बात का सबूत है कि एमोनिया यहाँ पर डिजोल्व हुआ वाटर में। वैक्यूम होना इस बात का सबूत है। यहाँ पर वैक्यूम क्यों पैदा हो जाता है? वैक्यूम इसलिए पैदा हो जाता है, वैक्यूम इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि एमोनिया पानी में डिजोल्व हो गई। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर जो है 702 सेंटीमीटर क्यूब एमोनिया को क्या कर सकते हैं? डिजोल्व कर सकते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब एमोनिया 702 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर 702 सेंटीमीटर क्यूब एमोनिया को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पर जो भी एमोनिया है उसको डिसॉल्व कर लेता है। डिसॉल्व मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। डिसॉल्व होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है वैक्यूम क्रिएट। और वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब इस बात का सबूत है कि एमोनिया यहाँ पर डिसॉल्व हो गया वाटर में। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है यहाँ पर स्टब में, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये रेड लिटमस पेपर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये ब्लू क्यों बन गया? क्योंकि कुछ तो अमोनिया यहाँ पर डिजोल्व हो गया, लेकिन कुछ एमोनिया तो बाकी है। वो एमोनिया जो है ये रेड लिटमस के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद रेड लिटमस जो है वो ब्लू नजर आता है, और यहाँ पर हमको ब्लू फाउंटेन दिखाई देता है। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दो रिजल्ट देता है। मैंने बोल दिया आप लोगों को, दो रिजल्ट देता है। एक के एमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दूसरा क्या कि एमोनिया हैज बेसिक प्रॉपर्टीज इन नेचर। ओके, तो आप लोग एक बार फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को बुक में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग एमोनिया के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एमोनिया इज अ बेस। एमोनिया एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है। एमोनिया इज अ बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साबित करने आता है कि साबित करो कि एमोनिया क्या है? बेस है। तो देखिए NH3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं H2O तो हम लोग को मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है बोलिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाता है किसमें? दो आयन में, NH4 प्लस और OH माइनस आयन में, इसमें ब्रेक हो जाता है। और इसी आयन की वजह से एमोनिया क्या है? एमोनिया बेसिक होता है। एमोनिया बेसिक नेचर रखते हैं इसी आयन की वजह से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमोनिया किस आयन का, एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है या एमोनिया जो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एमोनिया या एमोनियम हाइड्रोक्साइड या एमोनिया किस आयन की वजह से बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं? तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। इस आयन की वजह से क्या होता है? एमोनिया असासी बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। असासी मतलब उर्दू में असासी कहते हैं। ठीक है, असासी यानी बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, तो अगर एग्जाम में आए कि एमोनिया इज अ बेस तो आपको लिखना है कि अमोनिया को जब H2O से रिएक्ट करता है तो मिलता है हम लोग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक होता है अमोनियम प्लस आयन में, NH4 प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। और OH माइनस आयन की वजह से एमोनिया क्या होता है? एमोनिया रखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं एमोनिया क्या है? बेस है। ठीक है, और आर्हेनियस ने बताया था कि जो OH माइनस आयन देगा वो क्या होगा? वो बेस होगा। और H प्लस आयन जो देगा वो क्या होगा? वो एसिड होगा। ठीक है, तो ये OH माइनस आयन देता है, इसी वजह से क्या है? बेस है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ध्यान से सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोले? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन एमोनिया क्या है? एमोनिया है रिड्यूसिंग एजेंट। एमोनिया क्या है? एमोनिया है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या? एक तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे? रिडक्शन होंगे। ठीक है, और इसके अलावा गेन ऑफ हाइड्रोजन
ये भी क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी होता है रिडक्शन। याद रहेगा, याद रहेगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन ये भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, आप लोग शायद ये पता है सिर्फ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है। ठीक है, तो जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को सीईओ इसके साथ रिएक्ट किया जाता है, किसको, NH3 को, NH3 को, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सीईओ कॉपर, और मिलता है हमको H2O, और हमको मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को NH3 के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन को हटा दिया गया, तो लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, इसका ऑक्सीजन को खो दिया, तो इसका मतलब अमोनिया क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। अमोनिया इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। इसको दिखाने के लिए ये रिएक्शन जो है ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम NH3 को रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है इसको रिमूव कर देता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, और क्या बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको लिखना है कि एमोनिया के साथ जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, और बनता है साथ ही साथ H2O और नाइट्रोजन बनता है। इससे हम कह सकते हैं कि एमोनिया क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके बाद ये वाला रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया, याद रखना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया मतलब NH3, एमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन रिएक्शन जो है ये और अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमोनिया को रिएक्ट किया जाता है किससे, ऑक्सीजन से। एमोनिया को रिएक्ट किया जाता है किससे, ऑक्सीजन से। एमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट प्लाटिनियम। कैटालिस्ट कौन होता है, प्लाटिनियम, और 800 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, और हमको मिलता है क्या, NO, और क्या मिलता है, साथ ही साथ मिलते हैं H2O। ठीक है, NO और क्या मिलते हैं, H2O। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है NO के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन NO के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं, और मिलता है हम लोगों को क्या, हम लोगों को मिलता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कलर कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन, ये भी आता है एग्जाम में, रेडिश ब्राउन। ओके, रेडिश ब्राउन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया में हमको जो गैस मिलता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसका कलर कैसा होता है, उसका होता है रेडिश ब्राउन। ओके, तो ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। अब ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है कैसे, अच्छा दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन अगर गेन होता है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन को छोड़ देता है, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एमोनिया का देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो लॉस होता है, लॉस होने की वजह से इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया मतलब ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी, अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। ओके, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 नंबर में आपको दिखाता हूं। देखिए, दो गैस को रिएक्ट करने पर सॉलिड बनेगा, दो गैस को रिएक्ट करने पर सॉलिड बनेगा। वो कौन सी गैस, वो है NH3 और HCl। ये भी गैस, ये दोनों को रिएक्ट करने पर हमको सॉलिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये होंगे सॉलिड, ये होंगे क्या, सॉलिड। और ये कैसे देखने को लगेंगे, वाइट डेंस फ्यूम। ये जो होंगे ये होंगे वाइट डेंस फ्यूम।
ओके। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन दो गैस को रिएक्ट करने पर सॉलिड मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा NH3 और HCl को रिएक्ट करने पर, ये दो गैस NH3 और HCl, ये दो गैस रिएक्ट करने पर हमको सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? ये सॉल्ट है। ठीक है। तो दो गैस रिएक्ट करने पर मैजिक हो जाएगा, दो गैस को रिएक्ट करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। कौन सी गैस? अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। ये दो गैस को रिएक्ट करने पर सॉलिड हमको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए, अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एमोनिया हैज बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब एमोनिया के एक्वस सोल्यूशन जो है, आबी महलूल जो है, वो बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। इसको साबित करके दिखाने बोलता है। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस ग्लास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ठीक है ना। और इसमें अगर रेड लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो ये रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ये ब्लू बन जाएगा। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनिया के आवी महलूल या एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। कैसे प्रॉपर्टी रखते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अच्छा, अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको दो चीज़ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक मिलेंगे सॉल्ट और एक मिलेंगे वाटर। क्या बोले? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम HCl को रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेंगे? दो चीज़ मिलेंगे। एक मिलेंगे सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बन जाएंगे? अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और वाटर मिलेंगे यानी कि H2O मिलेंगे। ठीक है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी एसिड को रिएक्ट करने पर, HCl को रिएक्ट किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यहाँ पर मान लीजिए H2SO4 को रिएक्ट करता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को, तो रिएक्ट करने पर हमको दो चीज़ मिलेंगे। एक अमोनियम का सॉल्ट मिलेंगे यानी NH4 होल ट्वाइस SO4 मिलेंगे। ठीक है। अमोनियम सल्फेट मिलेंगे और वाटर मिलेंगे H2। ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि अमोनिया के आबी महलूल को यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको दो चीज़ मिलेंगे। एक मिलेंगे सॉल्ट और एक मिलेंगे वाटर। ठीक है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करेंगे, HCl लिक्विड, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम सल्फेट यानी कि सॉल्ट मिलेंगे और क्या मिलेंगे? वाटर मिलेंगे। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलेंगे। ठीक है। और अगर हम अमोनिया के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अभी अमोनिया के साथ NH3 यानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड को, जैसे HCl, ये एसिड है। ठीक है। रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? हमको मिलेंगे, देखिए, ये अगर गैस लेंगे और ये भी अगर गैस लेंगे तो हमको मिलेंगे अमोनियम क्लोराइड, और ये मिलेंगे क्या? ये मिलेंगे हमको सॉलिड। ठीक है। और ये होंगे वाइट डेंस फ्यूम। क्या होंगे? वाइट, ये जबकि ये मैं आपको बता दिया। ठीक है। वाइट डेंस फ्यूम। लेकिन अगर NH3 H2SO4 से इस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? हमको मिलेंगे NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 को रिएक्ट करने पर अमोनियम सल्फेट और वाटर मिलेंगे, लेकिन अमोनिया के साथ H2SO4 को रिएक्ट करने पर अमोनियम सल्फेट ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ अमोनियम सल्फेट मिलेंगे। ठीक है। देखिए, अमोनिया एक क्या है? बेस है। H2SO4 क्या है? एक एसिड है। अमोनिया एक बेस है, H2SO4 क्या है? एक एसिड है। तो बेस और एसिड को रिएक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए? बेस और एसिड को रिएक्ट करने पर क्लास 9 में पढ़े होंगे, दो चीज़ मिलना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलना चाहिए? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन अमोनिया एक बेस है, H2SO4 एक एसिड है। यहाँ पर बेस और एसिड को रिएक्ट करने पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही मिलता है, वाटर नहीं मिलता है। यहाँ पर वाटर नहीं मिलता है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अमोनिया और अमोनिया के गैस और H2SO4 को रिएक्ट करने पर हमको सिर्फ अमोनियम सल्फेट मिलेंगे, यहाँ पर नमक मिलेंगे, यहाँ पर हमको वाटर नहीं मिलता है। जबकि हम लोग क्लास 9 में आर्गेनिक थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि बेस और एसिड यानी एसिड और बेस को रिएक्ट करने पर दो चीज़ मिलेंगे, सॉल्ट एंड क्या मिलेंगे? वाटर। लेकिन यहाँ पर अमोनिया क्या है? बेस है, और H2SO4 क्या है? एसिड है। ये दोनों को रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड वाटर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ हमको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमको मिलता है सॉल्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर NH3 को अगर हम
नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करे, HNO3 से भी रिएक्ट करे नाइट्रिक एसिड से, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, सॉल्ट मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, अमोनियम नाइट्राइट NH4, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट मिलेंगे। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि अमोनिया के आवी मिनरल को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे, एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड को रिएक्ट करे, तो हमको दो चीज़ मिलेंगे, एक मिलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एक मिलेंगे अमोनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिलेंगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। आप लोगों को ये रिएक्शन सब याद रखना, ठीक है, रिएक्शन सब याद रखना, बहुत ईजी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर, यानी कि अमोनिया के आवी मिनरल के साथ अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं तो हमको दो चीज़ मिलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिलेंगे अमोनियम क्लोराइड। और ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाइट प्रिसिपिटेट होता है, वाइट, ये भी याद रखना, ठीक है, वाइट प्रिसिपिटेट। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं किससे, अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं आयरन यानी Fe क्लोराइड से, फेरस क्लोराइड से, ओके, तो हमको दो चीज़ मिलेंगे, क्या मिलेंगे बोलिए, हम लोग को मिलेंगे आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, यहाँ पर मिलेंगे आयरन हाइड्रोक्साइड और मिलेंगे हमको अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड, याद रहेंगे, ओके, अमोनियम क्लोराइड मिलेंगे, ओके। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर आपको पता ही होना चाहिए, इसका कलर होता है रेडिश। कैसा होता है, रेडिश, ओके, रेडिश ब्राउन, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम लोग नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें, नेस्लर रिएजेंट का जो फॉर्मूला है वो है K2Hg, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, K2HgI4, याद रखिएगा, K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला है, ओके। अगर पूछा जाए कि नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है तो आपको बोलना है K2HgI4, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है पोटासियम टेट्राआयोडो मर्क्यूलेट। क्या नाम है, पोटासियम टेट्राआयोडो मर्क्यूलेट, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पोटासियम, इसका नाम पोटासियम टेट्राआयोडो मर्क्यूलेट, ठीक है, K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला है और केमिकल नेम है पोटासियम टेट्राआयोडो मर्क्यूलेट, ओके, मर्क्यूलेट, स्पेलिंग गलत हो गया, मर्क्यूलेट, ओके। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलेंगे दो चीज़, एक मिलेंगे हमको कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, और एक मिलेंगे हमको अमोनियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेंगे और मिलेंगे अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NH4 ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट मिलते हैं। और पूछा जाता है कि ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है पेल ब्लू, कैसा होता है, पेल ब्लू, यानी कि ये पेल ब्लू प्रिसिपिटेड होता है, ठीक है, PPT, ओके, पेल ब्लू प्रिसिपिटेड, ओके, याद रहेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पर अमोनिया को किस कलर के प्रिसिपिटेट मिलेंगे, तो भूरे कलर के, ओके, भूरे कलर के प्रिसिपिटेट मिलेंगे, याद रहेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग बता दूं कि अमोनिया तो जहरीला गैस नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में सूंघ लिया जाए तो इससे मौत भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो अमोनिया जहरीला गैस नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में सूंघ लिया जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकते हैं। और अमोनिया आँख में अगर गिरे तो क्या होंगे, आँख अंधा भी हो सकते हैं, ठीक है। अमोनिया अगर आँख में गिरे तो आँख क्या हो सकते हैं, अंधा भी हो सकता है। तो जैसे अमोनिया आँख में आपके गिरे तो आप पानी से धो लें, क्योंकि अमोनिया हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है, अमोनिया पानी में तेजी से हल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए पानी से धो लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अमोनिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NH3, ठीक है। तो देखिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है
खाद बनाने में, फर्टिलाइजर में, ठीक है, जैसे नाइट्रोजनी खाद होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजनी खाद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे NH4NO3, इस खाद को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, ये सब खाद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है, ये खाद बनाने में भी अमोनिया का यूज़ होता है, ये यूरिया है, ठीक है, CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ओके। इसके अलावा और एक खाद का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, NH4 होल 3 P, ओके। इसके अलावा अमोनिया का यूज़ किया जाता है ऑसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड तैयार करने में, नाइट्रिक एसिड HNO3 बहुत कंफ्यूज करता है। कौन से प्रोसेस से? ऑसवाल्ड प्रोसेस से, ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस से। अगर पूछा जाए कि ऑसवाल्ड प्रोसेस से किस चीज़ की तैयारी की जाती है तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, प्रोसेस। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट के तौर पर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ के कारखाने में, बर्फ़ के फैक्ट्री में रैकिक एमोनिया को, लिक्विड एमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। लिक्विड एमोनिया को बर्फ़ के फैक्ट्री में रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ओके। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग के तौर पर भी एमोनिया को यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट, ड्राइंग क्लीनिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग, ओके, ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ एमोनिया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, यूजेस ऑफ एमोनिया NH3 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। मैंने आपको बताया ना कि यूरिया बनाने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूरिया बनाने के लिए अमोनिया को तो यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए एक बर्तन यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव। क्या नाम है? ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव में अमोनिया से, ऑटोक्लेव बर्तन में अमोनिया से क्या बनाया जाता है? यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए किया जाता है अमोनिया और CO2 का रिएक्ट ऑटोक्लेव में, ठीक है। इस बर्तन में NH3 और CO2 का रिएक्ट किया जाता है, तो क्या मिलता है हमको? मिलते हैं H2COONH4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम कार्बोमेट। क्या नाम है? अमोनियम कार्बोमेट, ठीक है। तो NH3 और CO2 का रिएक्ट किया जाता है और बनता क्या है? अमोनियम कार्बोमेट, ठीक है। और इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, ये हो जाएगा अब इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या? इक्वल टू, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये हो गया इक्वल टू। तो अमोनिया और CO2 को रिएक्ट करने पर अमोनियम कार्बोमेट बनता है। अमोनियम कार्बोमेट का फॉर्मूला NH2COONH4, ओके, NH2COONH4, ओके। अच्छा, ये जो रिएक्शन किया जाता है, टेम्परेचर चाहिए 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री सेल्सियस, ओके, 150 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए 200 ATM चाहिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, ये आपको याद रखना है। अब ये NH2COONH4, इसको याद कर लीजिए, NH2COONH4, ये क्या होता है? ये आगे ब्रेक हो जाता है, फिर से ये ब्रेक होकर क्या बनाता है? ये बनाता है CONH2 होल ट्वाइस। बोलिए किसका फॉर्मूला है? वेरी गुड, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, और मिलेगा हम लोग को वाटर, ठीक है। तो इस तरह से यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जिस बर्तन में यूज़ किया जाता है उस यूरिया बनाने के लिए उस बर्तन का नाम है ऑटोक्लेव। अमोनिया और CO2 का रिएक्ट किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और बनता है क्या? अमोनियम कार्बोमेट, यानी NH2COONH4, ओके। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे 2, ओके। और ये ब्रेक होकर के क्या बनता है? CONH2 होल ट्वाइस, यानी कि ये यूरिया, ये क्या है? ये यूरिया है। यूरिया का कलर कैसा आप जानते हैं? सफ़ेद, ठीक है। और ये क्या है? ये है वाटर। तो यूरिया और क्या मिलेंगे? वाटर मिलेंगे, यानी कि NH2COONH4, अमोनियम कार्बोनेट ब्रेक होकर आगे क्या बनता है? यूरिया और वाटर, ओके। अब जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया यानी कि NH3। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए एक तरीका यूज़ किया जाता है जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है? हेबर्स प्रोसेस। अगर पूछे कि हेबर्स प्रोसेस क्या है, तो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमोनिया तैयार करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस। ओके, तो हेबर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है? N2 और H2 का रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। N2 और H2 को रिएक्ट करने पर क्या मिलेंगे हमको मिलेंगे NH3। ये क्या हो गया? एमोनिया, ठीक है। और ये N2 और H2 का जो रिएक्ट किया जाता है, ये रिएक्शन जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या? ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी फिर पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि N2 और H2 से क्या बनेंगे? एमोनिया, फिर एमोनिया फिर क्या किस में ब्रेक होंगे? N2 और H2 में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। N2 और H2 को रिएक्ट किया जाता है और क्या बनता है? NH3। हेबर्स प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस से लार्ज स्केल में अमोनिया की प्रिपेयर किया जाता है। किसका रिएक्टेंट क्या क्या लिया जाता है? N2 और H2, ठीक है। और हमको क्या मिलेंगे? एमोनिया मिलेंगे, ठीक है। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब N2 और H2 से एमोनिया बनेंगे, फिर एमोनिया से फिर क्या बनेंगे? N2 और H2 बनेंगे। ओके, अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अलावा ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? इसमें हीट खारिज होंगे, हीट निकलेंगे, ठीक है। इससे क्या निकलेंगे? हीट निकलेंगे। अगर N2 और H2 को रिएक्ट किया जाए तो क्या मिलेंगे हम लोगों को? हीट मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अच्छा, हेबर्स प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक नंबर कंडीशन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो लिया जाता है हेबर प्रोसेस के जरिए अमोनिया के प्रिपेयर के लिए, मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूँ। ओके, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो लिया जाता है वो है 1:2। क्या है? 1:3। क्या है? 1:3 बाई वॉल्यूम। किस वॉल्यूम से लिया जाता है? नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हजम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से 1:3 लिया जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर इसके लिए लो चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। टेम्परेचर लो चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस। 550 डिग्री सेल्सियस, ओके। 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस, ओके, याद रहेगा। 3 नंबर कंडीशन ये है कि इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चाहिए वो चाहिए 200 से लेकर 900 ATM, ठीक है। 200 से लेकर 900। इसके अलावा 4 नंबर कंडीशन क्या है कि हेबर्स प्रोसेस के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो फाइनली डिवाइडेड आयरन होना चाहिए, ठीक है। कैटालिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है, आयरन, ओके। 5 नंबर क्या? 5 नंबर कंडीशन ये है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये जो है ये इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, जैसे CO2 इसमें नहीं होना चाहिए, एंड CO2 CO H2S ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। CO2 CO H2S ये सबसे क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, ये सबसे फ्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि N2 और H2 शुड बी फ्री फ्रॉम CO2 CO H2S, ओके। कैटालिस्ट के तौर पर किसको यूज़ किया जाता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, प्रोमोटर के तौर पर किसको यूज़ किया जाता है? प्रोमोटर, ठीक है। तो प्रोमोटर के तौर पर यूज़ किया जाता है मोलिब्डेनियम को। किसको? मोलिब्डेनियम, ओके। या फिर Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना, ठीक है।
इसको क्या किसके तौर पर यूज़ किया जाता है, प्रोमोटर के तौर पर। तो ये है कंडीशन, ये कंडीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कंडीशंस, ठीक है, हेबर प्रोसेस की। तो क्या क्या कंडीशन है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 1:3 होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मुनासिब टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हेवर्स प्रोसेस में जो ये रिएक्शन हो रहा है N2 और H2 का, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी हीट निकलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हीट यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 450 डिग्री से लेकर 550 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। कैटालिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन चाहिए। और N2 और H2 जो है ये इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए। प्रोमोटर के तौर पर मोलिब्डेनियम या फिर Al2O3 को यूज़ किया जाता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेबर्स प्रोसेस। ओके, इसके अलावा इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब कलेक्शन ऑफ एमोनिया। हेबर्स प्रोसेस में तो एमोनिया मान लीजिए कि प्रिपेयर हो गया, तो इसको कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो इसको कलेक्शन किया जाता है बाय कंडेंसेशन, बाय कंडेंसेशन, याद रहेंगे कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन के जरिए कलेक्ट किया जाता है। और डिजॉल्विंग इन वाटर, बाय डिजॉल्विंग इन वाटर, बाय डिजॉल्विंग इन वाटर, याद रहेंगे। इसके जरिए क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ एमोनिया। हेबर्स प्रोसेस में जो एमोनिया तैयार किया जाता है उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, बाय कंडेंसेशन एंड बाय डिजॉल्विंग इन वाटर, कंडेंसेशन के जरिए या फिर बाय डिजॉल्विंग इन वाटर। ओके, तो हेबर्स प्रोसेस के जो कंडीशंस है इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज़ लिकर एमोनिया। लिकर एमोनिया क्या है? तो एमोनिया का गाढ़ा सेरशुदा महलूल को लिकर एमोनिया कहा जाता है, यानी कि लिकर एमोनिया इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH3 यानी कि एमोनिया इन वाटर। लिकर एमोनिया इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन वाटर। ओके, और ये पूछा जाता है कि लिकर एमोनिया में अमोनिया कितना % होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। ओके, 35% अमोनिया होता है। और लिकर अमोनिया को गर्म करने पर अमोनिया गैस मिलती है। ओके, यानी कि लिकर अमोनिया को गर्म करने पर अमोनिया गैस हासिल होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अमोनिया वोलेटाइल होते हैं। ये आम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, वोलेटाइल हो जाता है और तेज़ी से भाप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ओके, आँखों के लिए ये बेहद नुकसानदायक होता है, इसलिए लिकर अमोनिया के बोतल का ढक्कन खोलने से पहले उसे ठंडा कर लेना चाहिए, क्योंकि ढक्कन खोलने पर दबाव हटने से अमोनिया बड़ी तेज़ी से बोतल से निकलकर आँख में पड़ सकती है। इसकी वजह से अंधापन भी हो सकता है। अगर अमोनिया आँख में चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आँखों को साफ़ पानी से खूब धोना चाहिए, क्योंकि अमोनिया पानी में हल होकर यानी कि डिज़ोल्व होकर उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अमोनिया, यानी कि अमोनिया को आप कैसे पहचान करेंगे, अमोनिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आपको लिखना है कि अमोनिया को अगर नेस्लर रिएजेंट से रिएक्ट किया जाए तो भूरे रंग का प्रिसिपिटेट हासिल होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि अमोनिया को उसके स्मेल से पहचान किया जा सकता है। उसकी स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल है पंजेंट चॉकिंग। ओके, यानी हल्क में चुभने वाली बू से अमोनिया को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अगर अमोनिया को सूंघेंगे तो हल्क में चुभेंगे, ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये अमोनिया गैस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सभी चीज़ जो है इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। अगर आपको कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।